नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ऐप पे। तो आज के इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं जनवरी मंथ के 100 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि करंट अफेयर्स जो है सारे एग्जाम में, यानी कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे वो बीपीएससी का हो, चाहे बिहार एसएससी का हो या एसएससी का हो, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में कम से कम 5 से 6 नंबर या लगभग 10 नंबर तक का अप्रॉक्सीमेटली करंट अफेयर्स पूछा ही जाता है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं जनवरी मंथ के 100 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, तो जनवरी मंथ का टोटल जो करंट अफेयर्स है जो मैंने तैयार किया है वो टोटल 600 क्वेश्चन का पीडीएफ मैंने तैयार किया है। ठीक है, तो एक वीडियो में 600 क्वेश्चन का कवर अप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए मैंने 100 क्वेश्चन करके एक मैंने शेड्यूल बना लिया है कि ऑन अ डेली बेसिस आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस मिलेगी। ठीक है, तो डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स का क्लास मिलेगा और इसमें क्या है कि आपको 100 क्वेश्चन करके 6 दिन में कवर अप कर दिया जाएगा। उसके बाद से आपको फरवरी मंथ का फिर आपका डेली बेसिस का, फिर वीकली बेसिस का, फिर मंथली बेसिस का, उस अनुसार से आपको फिर डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की क्लासेस मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है कि आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 2025 में मजबूत व्यापार और उपभोक्ता विश्वास की ओर इशारा करते हुए भारत के आर्थिक भविष्य के बारे में आशावाद व्यक्त किया। वित्त वर्ष की पहली छमाही में 6% की वृद्धि के बाद वित्त वर्ष 24 की दूसरी तिमाही में भारत ने कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि दर्ज की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5.4%। यानी कि 6% पहले था लेकिन 5.4% का वृद्धि दर्ज किया है, जो कि ये वृद्धि नहीं, ये मंदी दर्ज किया है। ठीक है, इसमें ये इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे संक्षिप्त विवरण यहाँ पे दिया गया है कि विकास और मुद्रास्फीति, यहाँ पे देख सकते हो एक्सप्लेनेशन जो है इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। तो क्योंकि फिर अगर एक्सप्लेनेशन पूरा इसका पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से सिर्फ इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया 5.4%, जो कि वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में भारत ने कितने प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि दर्ज की है? तो 5.4% की। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने बीबीफी फाइनेंस के सहयोग से गिग वर्कर्स को असुरक्षित ऋण देने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। बीबीफी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर डी 2016 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन अगर किन्हीं को चाहिए तो वीडियो को पॉज करके आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन कहता है कि वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा थोड़ा कम होकर जीडीपी के कितने प्रतिशत पर आ गया था? तो ये जो जीडीपी के कितने प्रतिशत पर आ गया है, यह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1.20% पे। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने गोल्ड डेरिवेटिव्स से जुड़े लेन देन की रिपोर्टिंग के लिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ट्रेड रिपोजिटरी को दिशा निर्देश जारी किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की कौन सी धारा भारतीय रिजर्व बैंक को ये दिशा निर्देश जारी करने का अधिकार देती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 45 धारा, यानी कि आर्टिकल 45W ये इसका जो है अधिकार देता है, दिशा निर्देश जारी करने का अधिकार देती है रिजर्व बैंक को। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है हमारा। जो पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस ग्रुप ऑफ अमेरिका ने एक नया स्वास्थ्य बीमा उत्पाद पेश किया है। आईसीआईसीआई प्रू विश की प्रीमियम गारंटी कितने समय तक ग्राहकों को अपने प्रीमियम भुगतान की बेहतर योजना बनाने में मदद करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ही, यानी कि 30 ईयर्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 30 साल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों ये छठा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? छठा क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय MEITY द्वारा भारत के कितने करोड़ सेमीकंडक्टर प्रोत्साहन कार्यक्रम के मूलभूत तत्व डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव DLI, यानी कि DLI जो परियोजना है उसका एक बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया जा रहा है। तो ये कितने करोड़ रुपए के लागत से किया जा रहा है? तो इसका जो है इसका ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 76,000 करोड़, यानी 76,000 करोड़ का जो है इसका जो योजना है उसका ये प्रस्तावित किया जा रहा है 76,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 76,000 करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए सातवां क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सातवां क्वेश्चन हमारा कहता है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने विवाद से विश्वास योजना 2024 की समय सीमा को 1 महीने से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 कर दिया है।
तो 1 फरवरी 2025 से शुरू होने वाले नए आवेदनों पर कितने प्रतिशत अधिक कर लागू होगा? यानी कि जो 1 फरवरी 2025 के बाद से जो आवेदन शुरू होगा उस पर कितना अधिक कितना परसेंट का अधिक कर लागू होगा, इन टैक्स लागू होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में फार्मास्यूटिकल उद्योग को जनवरी 2025 में संशोधित अनुसूची एमजीएमपी मानदंड लागू होने के कारण संकट का सामना करना पड़ रहा है। तो 10,500 दवा निर्माण इकाइयों में से कितने WHO जीएमपी मानकों का अनुपालन करती है? यानी तो टोटल जो दवा निर्माण इकाई है टोटल है 10,500, उसमें से कितनी ऐसे दवा निर्माण इकाई है जो कि WHO का जो जीएमपी मानक है उसका अनुपालन करती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिर्फ 2000। यानी कि 10,500 टोटल दवा निर्माण इकाई है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2000 ऐसी दवा निर्माण इकाई है जो कि WHO का जीएमपी मानक का अनुपालन करती है। यानी कि बाकी जो है यानी 8,500 जो दवा निर्माण इकाई है वो WHO का जो जीएमपी मानक है उसका अनुपालन नहीं करती है। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच द्वारा भारत के 31 मुख्यमंत्रियों के स्वघोषित हलफनामों की जांच करने वाली एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। उसमें से सबसे अमीर और सबसे गरीब मुख्यमंत्रियों के बीच कितने करोड़ का अंतर है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 930 करोड़ रुपए। 930 करोड़ रुपए कैसे होगा? क्योंकि जो सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं, सबसे अमीर मुख्यमंत्री में किनका नाम है? वो है चंद्रबाबू नायडू, जो कि आंध्र प्रदेश के यानी कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, यानी कि जो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, उनका 931 करोड़ रुपए का उनका टोटल ओवरऑल उनका जो क्या बोलते हैं वेल्थ है यानी कि धन है उनका 931 करोड़ का है। लेकिन जो सबसे गरीब मुख्यमंत्री में नाम आया है वो नाम आया है ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल की सीएम है, उनका सिर्फ और सिर्फ 15 लाख का उनका टोटल धन नाम लाइक जो उनका जो स्वघोषित हलफनामा है उसमें उन्होंने सिर्फ 15 लाख का अपना संपत्ति दिखाया है। ठीक है, तो जो गैप है यानी कि सबसे अमीर और सबसे गरीब मुख्यमंत्री का वो टोटल हो जाएगा 930 करोड़ यानी कि 930 करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए निर्देशानुसार पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत RESCO और यूटिलिटी लेड या स्टेल लेड एग्रीगेशन मॉडल का समर्थन करने के लिए कितने करोड़ पीएसएम स्थापित किए जाएंगे? तो कितने करोड़ पीएसएम स्थापित किए जाएंगे? तो यह होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका 100 करोड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100 करोड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यानी कितने करोड़ पीएसएम स्थापित किए जाएंगे? 100 करोड़ पीएसएम स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन है कौन सा संगठन ब्रिक्स देशों में नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक पर शोध कर रहा है? यानी कि कौन सा ऐसा संगठन है जो कि ब्रिक्स देशों में नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक पर शोध कर रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CCI। यानी कि CCI जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग इसको बोलते हैं CCI को। ठीक है, जो कि ब्रिक्स देशों में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के मुद्दों का विश्लेषण करने के लिए एक अध्ययन कर रहा है, जिसमें कि CCI के अध्यक्ष रवनीत कौर ने बताया कि यह अध्ययन ब्रिक्स ढांचे के तहत किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि हालिया घोषणा जनवरी 2025 के अनुसार भारत पहली बार विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी कि बेब्स की मेजबानी करेगा। तो ये कब करेगा? यानी कि फरवरी 2025 में करेगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फरवरी 2025 में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 13 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सरकार प्रतिष्ठानों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। हालांकि घरों को सब्सिडी के वितरण में कुछ देरी हुई है, तो वित्त वर्ष के अंत में यानी कि जो वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर है उसके अंत तक मंत्रालय को कितने लाख प्रतिष्ठानों की उम्मीद है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 लाख। ठीक है, यानी कि कितने लाख प्रतिष्ठानों की उम्मीद है? तो 12 लाख प्रतिष्ठानों की उम्मीद है।
ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 14 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि किस देश ने पारंपरिक चावल से बनी शराब सेक को मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है? किस देश ने पारंपरिक चावल से बनी, यानी जो पारंपरिक चावल होती है उससे जो बनी शराब है उसको सेक कहा जाता है, तो सेक को मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। तो किस देश का ये जो चावल था उससे शराब बनाया जाए, किस देश का ये है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जापान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन पे। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 25 दिसंबर 2024 को स्वार यानी कि SWAR प्लेटफॉर्म लॉन्च करके सुशासन दिवस मनाया गया? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ये किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात के मुख्यमंत्री ने किया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि अडानी समूह समर्थित धारावी पुनर्विकास परियोजना प्राइवेट लिमिटेड का नाम बदलकर नव भारत मेगा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया है, ताकि किस राज्य के धारावी पुनर्विकास प्राधिकरण के साथ भ्रम से बचा जा सके? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो 17 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 17 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि बजट 2025 के लिए अपनी सिफारिशों के हिस्से के रूप में भारत के इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद ने एक फेसलेस जीएसटी ऑडिट प्रणाली को लागू करने का सुझाव दिया है। तो आरसीएम से संबंधित देनदारियों को शामिल करने के लिए ईईपीसी इंडिया ने किस योजना की सिफारिश की थी? तो किस योजना की सिफारिश की थी? तो वो है ऑप्शन नंबर ई, इसका एमनेस्टी योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि किस योजना की सिफारिश की थी ईईपीसी इंडिया ने? तो वो है एमनेस्टी योजना की परियोजना को योजना की सिफारिश की थी उन्होंने। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, चलिए चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। तो 18 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि KN रेणुका पुजार को किस राज्य के विश्वविद्यालय में पहली ट्रांसजेंडर अतिथि व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी KN रेणुका पुजार एक ट्रांसजेंडर जो है वो अतिथि व्याख्याता के रूप में उनको पहली बार किस राज्य के विश्वविद्यालय में उनको व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया था? ये हो जाएगा कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली ने कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डुक सू पर महाभियोग चलाने के लिए मतदान किया। यह दक्षिण कोरिया में कितनी बार है जब संसद द्वारा किसी कार्यवाहक राष्ट्रपति पर महाभियोग चला गया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक बार, पहली बार है जब संसद द्वारा किसी कार्यवाहक राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया है। ठीक है, ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें लिखा गया कि दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली ने कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा हान डुक सू पर महाभियोग चलाने के लिए मतदान किया। कार्यवाहक राष्ट्रपति पर पहला महाभियोग दक्षिण कोरिया के इतिहास में यह पहली बार है कि संसद द्वारा किसी कार्यवाहक राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया गया है, यानी लगाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारतीय गुणवत्ता परिषद के घटक बोर्ड राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंश शोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय गुणवत्ता परिषद के घटक बोर्ड, यानी कि जो घटक बोर्ड होता है QCI, उसके राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं अंश शोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड यानी NABL का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया संदीप शाह को। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संदीप शाह को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉक्टर संदीप शाह हैं कौन? तो डॉक्टर संदीप शाह एक प्रख्यात चिकित्सा पेशेवर और दूरदर्शी नेता जिनको कि भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी QCI के घटक बोर्ड NABL के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 21 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि राज्य के स्वामित्व वाली NMDC लिमिटेड, जिसे पहले राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नाम से जाना जाता था, उसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अमिताभ मुखर्जी के कार्यकाल में एक अतिरिक्त वर्ष जोड़ा गया है। तो NMDC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो NMDC जो है उसका मुख्यालय स्थित है तेलंगाना में, यानी कि NMDC का मुख्यालय है तेलंगाना में। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर किन्हीं को इसका PDF चाहिए, ये पूरे जनवरी मंथ का पूरे 600 क्वेश्चन का पूरा PDF चाहिए, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेनेशन इसमें दिया गया है। अगर किन्हीं को PDF चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि 1 जनवरी 2025 से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में कार्य करने के लिए केंद्र द्वारा किसे नामित किया गया। यानी कि 1 जनवरी 2025 से सीआरपीएफ जो होता है उसके महानिदेशक यानी कि डीजी के रूप में के कार्य करने के लिए केंद्र के द्वारा किसे नामित किया गया है। तो यह है ऑप्शन नंबर डी यानी बितुल कुमार को नामित किया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बितुल कुमार। ठीक है, चलिए ये बितुल कुमार है कौन। तो केंद्र ने 1993 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी बितुल कुमार को 1 जनवरी 2025 से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है। ठीक है, ये 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं बितुल कुमार, जिनको सीआरपीएफ के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि 6.6 करोड़ रुपए में एसबीआई लाइफ के बोर्ड ने बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन का कितना प्रतिशत खरीदने को अधिकृत किया है। यानी कि 6.6 करोड़ रुपए में एसबीआई लाइफ के बोर्ड ने बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन का कितना प्रतिशत खरीदने को अधिकृत किया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10%। ठीक है, 10% खरीदने का अधिकृत किया है। बीमा शुभम इंडिया फाउंडेशन का 10% जो है हिस्सेदारी उसमें ये खरीदेगा, अधिकृत करेगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन बनने के लिए चीन ने कौन सा प्रोटोटाइप का अनावरण किया है, जो एक बुलेट ट्रेन है जो परीक्षण के दौरान 450 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक पहुंच सकती है। तो कौन सा प्रोटोटाइप का क्या नाम है। तो उसका नाम है CR450, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यानी कि जो चीन ने प्रोटोटाइप किसका अनावरण किया, CR450 का, जो कि 450 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, रिपोर्ट के अनुसार चीन ने नौसेना की युद्ध क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए उद्देश्य से एक नया उभयचर हमला जहाज सिचुआन पेश किया। खासतौर पर दूर के पानी में किस प्रकार का पहला जहाज सिचुआन है। यानी इसमें बोला गया है कि रिपोर्ट के अनुसार से चीन ने नौसेना की युद्ध क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए, यानी कि जो नेवी है, चीन की नेवी है, उसको बेहतर बनाने के लिए उसको एक नया उभयचर हमला जहाज सिचुआन पेश किया है। तो खासतौर पर दूर के पानी में यह किस प्रकार का पहला जहाज है। तो यह है 76, यानी 76 प्रकार का 076 प्रकार का एक पहला जहाज सिचुआन है। ठीक है, यह है क्या। तो चीन ने नौसेना की युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया सिचुआन नामक एक नया उभयचर हमला जहाज लॉन्च किया, विशेष रूप से दूर के समुद्रों में। जहाज की विशिष्टताएं क्या है। तो सिचुआन 076 प्रकार का एक पहला जहाज है और यह चीन का अब तक का सबसे बड़ा उभयचर हमला जहाज है, जिसका वजन 40,000 टन है। ठीक है, तो इसका जो विकास समय रेखा है, इसमें क्या बोला गया है कि नया जहाज चीन के जो व्यापक नौसैनिक विस्तार का हिस्सा है, जो 2019 में अपने पहले उभयचर हमला जहाजों टाइप 075 की शुरुआत के बाद है। ठीक है, चलो 26 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, तुगलकाबाद के डॉक्टर करनी सिंह रेंज में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में किसने शीर्ष स्थान पर रहकर स्वर्ण पदक जीता। यह है आदर्श सिंह जो है, जो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, आदर्श सिंह जो है स्वर्ण पदक जीते थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए यानी कि आदर्श सिंह थे कौन। तो आदर्श सिंह जो है फॉर्म में थे, उन्होंने तुगलकाबाद के डॉक्टर करनी सिंह रेंज में 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में उदयवीर सिद्धू, ओमकार सिंह और ओलंपियन गुरप्रीत सिंह पर 7 अंकों के अंतर से पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, चलिए चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। 27 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि विश्व शांति दिवस 2025 कब मनाया गया। तो विश्व शांति दिवस 2025 कब मनाया गया। तो ये होगा 1 जनवरी को, यानी कि 1 जनवरी को विश्व शांति दिवस 2025 मनाया गया, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन इसमें बोलता है कि हाल ही में सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर आईपीएस अधिकारी आचार्य किशोर कुणाल का निधन हो गया।
वो किस शहर में महावीर मंदिर ट्रस्ट के सचिव के रूप में कार्य करते थे? तो ये पटना के महावीर मंदिर के लाइक जो ट्रस्ट के सचिव के रूप में कार्य करते थे। जो आचार्य किशोर कुणाल थे वो महावीर मंदिर पटना के हैं, उनके सचिव के रूप में कार्य करते थे। ठीक है, वो रिटायर आईपीएस अधिकारी थे जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि 29 नंबर क्वेश्चन पे कि हाल ही में कई प्रसिद्ध अमेरिकी मीडिया कंपनी के संस्थापक चार्ल्स एफ डोलन का निधन हो गया। यानी कि हाल ही में बोला गया कि कई प्रसिद्ध अमेरिकी मीडिया कंपनी या अमेरिकी मीडिया के मतलब कई कंपनियों के मालिक थे, संस्थापक थे चार्ल्स एफ डोलन, उनका निधन हो गया। उन्होंने किस वर्ष बॉक्स ऑफिस यानी कि होम बॉक्स ऑफिस एक प्रमुख प्रीमियम केबल टेलीविजन नेटवर्क लॉन्च किया था? यानी कि उन्होंने किस वर्ष HBO का केबल टेलीविजन जो होता है उसका नेटवर्क लाइक टेलीविजन नेटवर्क लॉन्च किया था? तो कब लॉन्च किया था उन्होंने? तो 29 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1972, 1972 में उन्होंने जो है केबल टेलीविजन नेटवर्क जो है उसको लॉन्च किया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन हमारे कहता है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन से जो कितने नंबर के राष्ट्रपति थे जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में प्लेनस यानी कि प्लेन्स जो होता है जॉर्जिया स्थित उनके घर पर शांतिपूर्वक निधन हो गया? यानी कि कितने नंबर के वो राष्ट्रपति थे? तो ये 39वें राष्ट्रपति थे जिमी कार्टर। संयुक्त राज्य अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति थे जिमी कार्टर, जिनका कि 100 वर्ष की आयु में प्लेन्स यानी कि जॉर्जिया स्थित उनके घर पर शांतिपूर्वक निधन हो गया। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कितने नंबर के राष्ट्रपति थे वो? तो वो थे 39th नंबर के यानी कि 39वें नंबर के। 31 नंबर क्वेश्चन हमारे कहता है कि हाल ही में किसने वित्त मंत्रालय की बैठक की अध्यक्षता की जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों PSB और बीमा फर्मों से सार्वजनिक शिकायतों के समाधान में तेजी लाने का आग्रह किया? तो तेजी लाने का आग्रह किसने किया था? तो वो किया था उन्होंने एम नागराजू ने। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने वित्त मंत्रालय की बैठक की अध्यक्षता में जिसने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों PSB और बीमा फर्मों से सार्वजनिक शिकायतों के समाधान में तेजी लाने का आग्रह किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि किस बैंक ने किफायती आवास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए 10,000 करोड़ तक के दीर्घकालिक बॉन्ड जारी करने को अधिकृत किया है? यानी कि इसमें बोला गया है कि किस बैंक ने 10,000 करोड़ तक के दीर्घकालिक बॉन्ड जारी करने का अधिकृत किया है? इसमें ऑप्शन नंबर ए है यस बैंक, IDBI बैंक, फिर आपका HDFC है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा IDBI बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि IDBI बैंक ने 10,000 करोड़ तक के दीर्घकालिक बॉन्ड जारी करने का अधिकृत किया है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि वित्त वर्ष 2025 में कौन सा बैंक अपने शुद्ध ब्याज मार्जिन को प्लस माइनस यानी कि 10 से 15 आधार अंकों के संभावित विचलन के साथ 3.4% पर रखना चाहता है? जो NIM बोला जाता है कि शुद्ध ब्याज मार्जिन, तो उसको प्लस माइनस यानी 10 से 15 आधार अंकों के संभावित विचलन के साथ 3.4% पर रखना चाहता है, वो है इंडियन बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 34 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि जून 2024 की तुलना में सितंबर 2024 में भारत का विदेशी ऋण कितने प्रतिशत बढ़कर 711.8 बिलियन डॉलर हो गया? यह जून 2024 के अंत के स्तर से 29.6 बिलियन डॉलर अधिक है, यानी कि 4.3% जो है बढ़ गया है। यानी कि जून 2024 की तुलना में सितंबर 2024 में भारत का विदेशी ऋण यानी कि कितने प्रतिशत बढ़कर 711.8 बिलियन डॉलर हो गया, यानी कि 4.3% बढ़ गया। जो विदेशी जो ऋण था भारत का वो 711.8 बिलियन डॉलर हो गया है। ठीक है, जो कि पहले था 637 यानी कि 637 बिलियन डॉलर था पहले सितंबर 2023 के अंत में, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि 711 बिलियन डॉलर हो गया है, 711.8 बिलियन डॉलर हो गया है।
ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो कितना कर्ज है इंडिया के ऊपर, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि 23.25 ट्रिलियन रुपए के मूल्य के साथ दिसंबर में यूपीआई लेन देन कितने बिलियन के रिकॉर्ड पे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। यह हो गया 16.73 यानी कि 16.73 बिलियन डॉलर, ठीक है। 16.73 बिलियन डॉलर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार के डीआरएस कार्यक्रम में भागीदारी के संबंध में ऋणदाताओं के लिए दिशा निर्देश जारी किए। तो जो डीआरएस होता है उसमें आर का क्या अर्थ होता है? आर का अर्थ होता है रिलीफ, यानी कि रिलीफ होता है आर का अर्थ। यानी इसका जो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डेब्ट रिलीफ स्कीम। यानी कि डीआरएस जो होता है, डीआरएस को बोला जाता है डेब्ट रिलीफ स्कीम। यानी आर का अर्थ क्या होगा? रिलीफ। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 37 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि किस मंत्री ने मॉडल जेल मैनुअल 2016 और मॉडल जेल और सुधार सेवा अधिनियम, यानी कि किस मंत्री ने मॉडल जेल मैनुअल 2016 और मॉडल जेल और सुधार सेवा अधिनियम 2023 में संशोधन करके जेलों में जाति आधारित भेदभाव को संबोधित किया? ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि गृह मंत्री ने। किस मंत्री ने किया था? तो जेल में आधारित जाति आधारित भेदभाव को संबोधित किया था गृह मंत्री ने। यानी कि गृह मंत्री कौन थे उस समय? अमित शाह थे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 38 नंबर क्वेश्चन कहता है किस एयरलाइन ने अपने बेड़े की कुछ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर वाईफाई इंटरनेट कनेक्टिविटी की पेशकश शुरू की है? ये हो जाएगा एयर इंडिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। तो 39 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? चलिए तो 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि केंद्र ने डायमोनियम फास्फेट यानी कि डीएपी विशेष सब्सिडी को 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक का एक और वर्ष के लिए, यानी कि 2025 तक एक और वर्ष के लिए कितने रुपए प्रति टन के लिए बढ़ा दिया है? यानी कि ये बढ़ा दिया है 3500 रुपये प्रति टन। यानी कि केंद्र ने जो डीएपी जो होता है उससे विशेष सब्सिडी को 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक, यानी एक और वर्ष के लिए 3500 रुपये प्रति टन के लिए बढ़ा दिया है, ठीक है। जो सब्सिडी था उसको 3500 रुपये प्रति टन वो 31 दिसंबर 2025 तक उन्होंने बढ़ा दिया है। चलिए ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3500 रुपये प्रति टन। 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी संग्रह दिसंबर 2024 में 3 महीने के निचले स्तर 1.76 यानी कि 1.76 लाख करोड़ तक गिर गया, लेकिन दिसंबर 2023 में 1.65 लाख करोड़ से कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये हुई है टोटल 7% की वृद्धि हुई है। यानी पहले जो दिसंबर 2023 में था ये था 1.65 लाख करोड़, लेकिन जो 3 महीने के निचले स्तर आप देख सकते हो दिसंबर 2024 में, तो ये हो गया 1.76 लाख करोड़ तक, ठीक है। तो ये जो है टोटल 7% का जो है वृद्धि हुई है, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत सरकार ने 2024 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेताओं की घोषणा कर दी है। यानी कि 2024 जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेताओं की घोषणा कर दी है। तो किस एथलीट को सूची में शामिल नहीं किया गया है? तो किस एथलीट को सूची में शामिल नहीं किया गया है? तो ये है प्रवीण कुमार, यानी कि मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, काम्या कार्तिकेयन, ये सारे लोग को शामिल किया गया है, लेकिन ऑप्शन नंबर ई जो है प्रवीण कुमार है उनको शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए 41 ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सॉरी डी हो जाएगा, काम्या कार्तिकेयन को शामिल नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, काम्या कार्तिकेयन को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। चलो 42 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि रिपोर्ट के अनुसार 3 महत्वपूर्ण बेड़े की संपत्तियां नीलगिरी, सूरत और बाक्सीर भारतीय नौसेना द्वारा सेवा में रखी जाएंगी। किस कंपनी ने तीनों प्लेटफॉर्म को खरोच से डिजाइन और बनाया है? यानी कि किस कंपनी ने तीनों प्लेटफॉर्म को खरोच से डिजाइन और बनाया है? ये कौन सी कंपनी ने किया है? तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है,
तो मझगांव जो डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड कंपनी है, इन्होंने जो है तीनों प्लेटफॉर्म को खरोच से डिजाइन करके बनाया है। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 43 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत की सेना को आधुनिक बनाने और उन्हें नई चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 2025 को किसके रूप में नामित किया है? 2025 को सुधारों का वर्ष के रूप में नामित किया है। यानी भारत की सेना को आधुनिक बनाने और उन्हें नई चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष के रूप में नामित किया है। यानी कि ये जो वर्ष होगा ये सुधारों का वर्ष होगा। जो जो गलतियां हुई है, जो जो लाइक चीजें अपडेट नहीं हो पाई है, उन चीजों को अपडेट करना और गलतियों को सुधारना, यानी सुधारों का वर्ष ये जो है उसके रूप में नामित किया 2025 को। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का UIDAI यानी जो आधार कार्ड होता है उसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? यानी CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भुवनेश कुमार को नियुक्त किया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1 जनवरी 2025 को भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान किसने संभाली? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने। ठीक है, यानी कि एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 जनवरी 2025 को भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान जो है वो एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने संभाली है। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 46 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ने उद्योग विशेषज्ञ मनीष सिंघल को अपना नया महासचिव नियुक्त किया है। तो मनीष सिंघल ने एसोचैम के महासचिव के रूप में किसका स्थान लिया है? यानी कि ये जो एसोचैम है, यानी कि एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, उसके उद्योग विशेषज्ञ मनीष सिंघल को अपना नया महासचिव नियुक्त किया है। तो मनीष सिंघल जो है किसके महासचिव के रूप में किसका स्थान लिया है उन्होंने? तो उन्होंने जो स्थान लिया वो दीपक सूद का लिया। यानी कि इसके पहले जो थे वो दो लाइक दीपक सूद जो है ये महासचिव के रूप में कार्यरत थे, तो उनके स्थान पे मनीष सिंघल ने स्थान लिया है। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल की 17 वर्षीय छात्रा काम्या कार्तिकेयन ने किस शिखर पर यानी कि शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बन गई है? ये हो जाएगा 7, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो महज 17 साल की उम्र में मुंबई की नेवी चिल्ड्रन स्कूल की छात्रा काम्या कार्तिकेयन ने 7 शिखरों पर, यानी कि कितने शिखर पर विजय प्राप्त किया उन्होंने? तो 7 शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बनने की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल किया, जिसमें सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ना शामिल है। ठीक है, तो उन्होंने 7 शिखर पर विजय प्राप्त किया उन्होंने। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में आधुनिक दुनिया को हॉर्टस मालाबारिकस से परिचित कराने वाले प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री के.एस. मनीलाल, यानी जो प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री थे के.एस. मनीलाल का निधन हो गया। तो उन्हें किस वर्ष नीदरलैंड की रानी ब्रिटिश द्वारा ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑरेंज नासाउ से सम्मानित किया गया था? तो किस वर्ष उनको नीदरलैंड की रानी से ये सम्मान मिला था? तो वो मिला था उनको 2012 में, यानी कि 2012 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हाल ही में भारतीय मोटर स्पोर्ट के ड्रैग किंग के नाम से मशहूर हेमंत मुंडप्पा ने 3 खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। यानी ड्रैग किंग के नाम से मशहूर हेमंत मुंडप्पा ने 3 खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। इस उपलब्धि के परिणाम स्वरूप उन्होंने कुल कितने राष्ट्रीय खिताब जीते, जिससे वे भारत के सबसे सम्मानित मोटर स्पोर्ट एथलीट बन गए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 15 खिताब उन्होंने जीता है, जिससे कि उनको सबसे सम्मानित मोटर स्पोर्ट एथलीट बन गए हैं वो। ठीक है, यानी कि वो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर किसने उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल की है? यानी कि न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप में
कांस्य पदक जीतकर किसने उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल की है? तो यह है आर वैशाली ने। आर वैशाली जो है इन्होंने उत्कृष्ट उत्कृष्ट उपलब्धि जो है हासिल की है कांस्य पदक जीतकर। यानी कि भारतीय शतरंज में उभरते सितारे, यानी कि इन्होंने शतरंज का खेल में इनको मिला था शतरंज में उभरते सितारे आर वैशाली ने न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर, यानी कि कांस्य का पदक उन्होंने जीता है 2024 में। 24 का समापन एक शानदार उपलब्धि के साथ किया। चैंपियनशिप परिणाम जो है उन्होंने पुरुष वर्ग में मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोमनियाची ने 3 टाई ब्रेक गेम ड्रॉ करने के बाद खिताब साझा किया। ठीक है, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि दिसंबर 2024 में जून 2024 के बाद पहली बार बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी की कमी देखी गई। दिसंबर 2024 में जून 2024 के बाद पहली बार बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी की कमी देखी गई। तो कैश रिजर्व जो रेशियो होता है CRR, तो उसमें ढील दिए जाने के बावजूद कितने लाख करोड़ रुपए डाले गए? तो 1.16 लाख करोड़ जो है उसमें डाले गए थे। ठीक है, 1.16 लाख करोड़। इसका समझ रहे हो कि आपकी लिक्विडिटी ढील देने के बावजूद भी इतना करोड़ रुपया उसमें डालना पड़ा। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.16 लाख करोड़ रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 52 नंबर कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क यानी कि MFIN ने प्रति उधारकर्ता अधिकतम 3 ऋणदाताओं के नियम को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। तो MFIN ने उन उधारकर्ताओं को ऋण देने पर रोक लगा दी है जिनके ऋण की बकाया राशि 60 दिनों से अधिक हो चुकी है और जिनका बकाया शेष कितनी राशि से अधिक है, यानी कि 60 दिनों से अधिक हो चुके हैं उन पर रोक लगा दिया गया है और कितनी राशि से अधिक है। तो ये बताया गया ऑप्शन नंबर ई, यानी कि 3,000 रुपये से अगर अधिक की राशि किन्हीं के पास बाकी है और 60 दिनों से ज्यादा दिन हो चुका है तो उनको जो है किसी भी प्रकार का ऋण नहीं दिया जाएगा। ठीक है, किसी भी प्रकार का ऋण जो है नहीं दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितनी राशि से अधिक है? तो वह है 3,000 रुपीज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 53 नंबर कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने जमा स्वीकार करने वाली हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए सख्त तरलता मानक लागू किए हैं। तो 1 जनवरी 2025 तक इन कंपनियों के पास अपनी बकाया जमा राशि का कितना प्रतिशत तरल संपत्ति के रूप में होना चाहिए? तो इसमें बोला गया कि जमा राशि का कितना प्रतिशत होना चाहिए उसके पास तरल संपत्ति के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 14% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि टोटल जमा राशि का जो 14% है वो तरल संपत्ति के रूप में होना चाहिए सभी के पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने आवास वित्त विनियमों को अपडेट किया है और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी कि NBFC जो होता है उससे जमा राशियों से आपातकालीन निकासी को पूर्ण करने की आवश्यकता बताई है। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपेक्षित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी कि NBFC को जमाकर्ताओं को उनकी जमा राशि की परिपक्वता के बारे में कितने दिन पहले सूचित करना चाहिए, जिसने नोटिस अवधि को 2 महीने से कम कर दिया है। तो वो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 14 दिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना दिन? तो ये 14 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो 55 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि रिपोर्ट के अनुसार जो NABFID होता है यानी कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय बाजारों में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया। तो NABFID अधिनियम कब स्थापित किया गया था? तो NABFID अधिनियम जो है 2021 में स्थापित किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि NABFID कब स्थापित किया गया था। ये हो सकता है कि किसी एग्जाम में दे दे। ठीक है, इतना लंबा क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा लेकिन सीधा ये पूछ सकता है कि NABFID अधिनियम कब स्थापित किया गया था। तो ये उसका आंसर हो जाएगा 2021 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
56 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंकों में से एक फेडरल बैंक ने फेडवन नामक एक नया डिजिटल लेन देन बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इस प्लेटफॉर्म को कौन सी कंपनी संचालित करती है? तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसको न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर जो है कंपनी ये संचालित करती है इसको। ठीक है, तो ये हो गया 56 नंबर, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि किस बैंक ने एनआरआई और एनआरआई खाता खोलने के लिए, यानी कि एनआरआई और एनआरआई, एनआरआई हो गया एक और एक हो गया एनआरई, यानी कि खाता खोलने के लिए टीएबी आधारित डिजिटल ऑनबोर्डिंग लागू किया है। तो किस बैंक ने ये स्टार्ट किया है एनआरआई और एनआरई खाता खोलने के लिए? तो वो है भारतीय स्टेट बैंक, यानी कि एसबीआई ने। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया, जो केंद्रीय श्रम मंत्री हैं वो अभी कौन है? मनसुख मंडाविया है। तो उनके द्वारा घोषित ईपीएफओ अपना अद्यतन सॉफ्टवेयर सिस्टम ईपीएफओ 3.0 लॉन्च करेगा। तो वो कब लॉन्च करेगा 3.0? वो है जून 2025 में। यानी कि केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने बोला है कि ईपीएफओ को जो है अपना जो अपडेटेड सॉफ्टवेयर है वो ईपीएफओ 3.0 है, जो कि लॉन्च करेगा जून 2025 में। ठीक है, उसमें कुछ नए अपडेट्स आने वाले हैं जो कि आप लोग के लिए, जितने भी प्राइवेट कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जो कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो कि प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, उनको ईपीएफ निकालने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो ये प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने से थोड़ा उसके जो ईपीएफओ जो निकालने का होता है पैसा, तो निकालने के लिए उनको थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, चलिए 59 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कई क्रांतिकारी बुनियादी ढांचे और पुनर्विकास परियोजना का शुभारंभ किया है? तो किस राज्य में कई क्रांतिकारी बुनियादी ढांचे का किया है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या क्या उन्होंने किया है? तो उन्होंने बोला कि पहल शहरी नवीनीकरण, किफायती आवास और शैक्षिक उन्नति पर केंद्रित है। ठीक है, जो कि दिल्ली के निवासियों के लिए जीवन की सुगमता में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी इसका, यानी कि दिल्ली में कई सारे जो है ऐसे परियोजना है, पुनर्विकास परियोजना, उसका शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 60 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में जो पुरी है, यानी पुरी कहाँ पड़ता है? तो पुरी पड़ता है उड़ीसा में। ठीक है, तो पुरी, कोटा और पुरंदर, कोटा पड़ता है राजस्थान में, पुरी पड़ता है उड़ीसा में और पुरंदर पड़ता है तमिलनाडु में। तो 3 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण को केंद्र सरकार द्वारा लगभग मंजूरी दे दी गई है। तो ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड दोनों परियोजनाओं को मिलाकर भारत में वर्तमान में कितने हवाई अड्डे चालू हैं? तो 159 हवाई अड्डे चालू हैं अभी, यानी कि ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों को मिलाकर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 159 जो है हवाई अड्डे अभी करंटली में चालू है ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड को मिला करके। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि 1 जनवरी 2025 के बाद किस देश के नए पर्यटक कर ने पुराने रिसोर्ट शुल्क की जगह ले लिया है? तो किस देश के नए पर्यटक कर ने पुराने रिसोर्ट शुल्क की जगह ले ली है? वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रूस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान हिपा की 50वीं वर्षगांठ समारोह के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की कि संस्थान का नाम बदलकर किस नेता के नाम पर रखा जाएगा? तो वो हो जाएगा मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, यानी कि हिपा की 50वीं वर्षगांठ जो हुई थी उसके दौरान जो मुख्यमंत्री थे सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, उन्होंने इस संस्थान का नाम बदल करके मनमोहन सिंह के नाम पर रखने के लिए उन्होंने, ठीक है, घोषणा की है कि अब जो है ये हिपा का जो नाम रहेगा वो मनमोहन सिंह के नाम पे रखा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन पे कि उत्तराखंड वन विभाग द्वारा हल्द्वानी में 1 एकड़ भूमि पर महाभारत वाटिका नामक एक नृवंश विज्ञान, यानी कि नृवंश विज्ञान उद्यान स्थापित किया गया है।
तो इस उद्यान में ये जो उद्यान है, इस उद्यान में कितनी वनस्पति प्रजातियां हैं जिनका उल्लेख महाभारत के 18 खंडों में किया गया है? तो ये 37, यानी कि उत्तराखंड जो वन विभाग द्वारा हल्द्वानी एक जगह का नाम है जो कि नैनीताल से थोड़ा सा पहले पड़ता है, ठीक है, अगर दिल्ली की तरफ से जाओगे तो हल्द्वानी में 1 एकड़ भूमि को महाभारत वाटिका नाम का एक निर्वंश विज्ञान उद्यान स्थापित किया है उसमें। और उस उद्यान में टोटल 37 टाइप की, यानी कि 37 प्रकार की वनस्पति प्रजातियां हैं जिसका उल्लेख महाभारत के 18 खंडों में किया गया है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 37 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि किस राज्य ने एक ऐसी योजना शुरू करके इतिहास बनाया है जो हरित जीडीपी को वनों द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिक सेवाओं से जोड़ती है? ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस राज्य ने ऐसी योजना शुरू करके एक इतिहास बनाया है जो हरित जीडीपी को वनों द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिक सेवाओं से जोड़ती है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट अब गुड़गांव के चुनिंदा स्थानों पर 10 मिनट की एम्बुलेंस सेवा प्रदान कर रहा है। वर्तमान में कितनी एम्बुलेंस चालू है और यह सेवा अभी भी अपने पायलट चरण में है? यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5 जो है, 5 एम्बुलेंस जो है अभी चालू है, यानी गुड़गांव में जो ब्लिंकिट है वो 10 मिनट के अंदर एम्बुलेंस सेवा प्रदान कर रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक तरह से सराहनीय कार्य है, ठीक है। क्योंकि 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा अगर किसी को मिल रहा है, ये खास करके गुड़गांव जैसे सिटी में, ये बहुत ही उपलब्धि है और बहुत ही सराहनीय कार्य इसके द्वारा ब्लिंकिट के सीईओ के द्वारा, फाउंडर के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। तो अभी वर्तमान में 5 एम्बुलेंस चालू है, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 66 नंबर पे कि थोक के मूल्य सूचकांक WPI आधार वर्ष को 2011-12 से 2022-23 तक अद्यतन करने के लिए सरकार ने कितने सदस्यों का एक कार्य समूह स्थापित किया है? तो ये किया है उन्होंने 18 लोगों का, यानी कि 18 सदस्यों का एक कार्य समूह स्थापित किया है, जिसमें क्या करेगी ये, तो थोक मूल्य सूचकांक जो होता है WPI, यानी 2011-12 से 2022-23 तक ये अपडेट करेगा टोटल उसको, ठीक है, ठीक है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हमले की जांच करने वाली कांग्रेस समिति के सदस्यों सहित कितने लोगों को राष्ट्रपति जो बाइडेन से अमेरिका में दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान राष्ट्रपति नागरिक पदक मिला है? यानी कि कितने लोगों को मिला है? तो ये मिला है टोटल 20 लोगों को, ठीक है। यानी कि 6 जनवरी 2021 को जो कैपिटल हमले की जांच करने वाली कांग्रेस समिति थी, तो उसके जो सदस्य थे, तो सदस्यों सहित यानी टोटल कितने लोगों को राष्ट्रपति जो बाइडेन से अमेरिका में दूसरा सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान होता है वो कितने लोगों को मिला है? राष्ट्रपति नागरिक पदक मिला है, तो वह टोटल 20 लोगों को। ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 68 नंबर कि हाल ही में विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत महारत्न PSU पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड ने सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन के साथ एक महत्वपूर्ण ग्रीन लोन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यह सुविधा जो है किस मुद्रा में है जिसकी कीमत $200 मिलियन के बराबर है, जिसमें $150 मिलियन का अतिरिक्त ग्रीन सु विकल्प भी शामिल है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, येन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि किस मुद्रा में है? तो येन मुद्रा में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 69 नंबर कि राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने, यानी कि किस सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ITBP जो सीमा सुरक्षा है बल है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, तो उसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, MOU पर साइन किया है, वो है उत्तराखंड के, ठीक है, उत्तराखंड सरकार ने। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 70 नंबर जो क्वेश्चन जो हमारा कहता है, 70 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर को केरल का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद
बिहार के किस राज्यपाल, यानी कि लाइक कितने जो बोलते हैं ना कि कितने नंबर के राज्यपाल थे, तो आरिफ मोहम्मद खान ने पद की शपथ ली है। यानी कि जो बिहार के अभी के जो राज्यपाल है वो है आरिफ मोहम्मद खान। तो वो किनके लाइक कितने नंबर के राष्ट्र लाइक राज्यपाल के रूप में शपथ लिया उन्होंने, वो है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि 42वें, यानी कि 42वें राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया उन्होंने। ठीक है, तो 42वें नंबर के राज्यपाल थे। लाइक उन्होंने जो है राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर का स्थान लिया है, जिन्होंने केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रा ने पटना के राजभवन में उनकी जो पद की शपथ दिलाई थी। ठीक है, पटना हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश थे के विनोद चंद्रा ने उनके शपथ दिलाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 71 नंबर कि 2 जनवरी 2025 को राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर ने केरल के कितनेवें, यानी कि कितने नंबर के राज्यपाल के रूप में पद की शपथ ली है, तो उन्होंने ली है कितने नंबर के राज्यपाल की शपथ के रूप में, तो 23वें नंबर के, यानी केरल में 23वें राज्यपाल के रूप में उन्होंने शपथ ली। और जो आरिफ मोहम्मद खान थे उन्होंने 42वें नंबर के राज्यपाल के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ, तो 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 जनवरी 2025 को पाकिस्तान 2 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बन गया। पाकिस्तान ने कितनी बार, यानी कि कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट पर कब्जा किया है, तो कितनी बार किया है, कितनी तो ये किया है 8वीं बार, यानी कि 8वीं बार जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट पर कब्जा किया उन्होंने। ठीक है, तो ये हो गया 72 नंबर का, ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 8वीं बार किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 73 नंबर क्वेश्चन पे। तो 73 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, एक मिनट, ये रहा 73 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर वाले 5 स्थायी सदस्यों और 10 गैर स्थायी सदस्यों सहित कुल कितने सदस्य होते हैं, यानी कि 10 और 5 15, यानी सीधा क्वेश्चन में ही आंसर इसमें है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर वाले 5 अस्थायी सदस्य होता है और 10 गैर अस्थायी, तो टोटल सदस्य कितने हो गए, 10 और 5 15, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टोटल 15 सदस्य। तो टोटल जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो कौन कौन होते हैं, वो है यूएसए, रूस, चीन, यूके और फ्रांस, ये इसका अस्थायी सदस्य होता है। और गैर अस्थायी सदस्य कौन है 2024-25 के लिए, तो वह है पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और सोमालिया के साथ साथ 2024-25 के कार्यकाल के लिए गैर अस्थायी सदस्य अल्जीरिया, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया है। ठीक है, ये उसका हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, 73 नंबर। अब चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पे। तो 74 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान में देश में कितनी आवास वित्त कंपनियां हैं, एचएफसी कंपनी कितनी अभी कार्यरत है, तो है हमारा अभी 97। ठीक है, वर्तमान में देश में टोटल 97 एचएफसी कंपनी है जो कि अभी कार्यरत है। ठीक है, चलिए 75 नंबर क्वेश्चन कहता है कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वह हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में है, यानी कि माइक्रो फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशन नेटवर्क है उसका जो मुख्यालय है वो हरियाणा में है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। तो यहाँ पे लिखा गया माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क, तो इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और ये गुड़गांव हरियाणा में हुआ था। इसके अध्यक्ष मनोज कुमार नंबियार हैं, इसके सीईओ आलोक मिश्रा हैं। ठीक है, ये सब ध्यान में रखिएगा। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में जनवरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने पूर्व केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को अपने 19वें राज्यपाल के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता दी है, यानी कि किस राज्य ने पूर्व केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को अपने 19वें राज्यपाल के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता दी है, तो वो दिया है मणिपुर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि मणिपुर के जो राज्यपाल अभी जो बने हैं वो है अजय कुमार भल्ला, जो कि 19वें राज्यपाल बने हैं मणिपुर के, जो कि पहले से पूर्व केंद्रीय गृह सचिव थे। ठीक है, तो 2025 की रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि 19वें राज्यपाल के रूप में मणिपुर के राज्यपाल के रूप में अजय कुमार भल्ला को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि किस बैंक ने 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पैटर्न्स और हर घर लखपति नामक 2 नई जमा योजनाएं शुरू की है,
वह है भारतीय स्टेट बैंक, यानी कि एसबीआई ने 2 नई जमा योजनाएं शुरू की है। उसमें जो कि पहला है वो है हर घर लखपति और दूसरा है संरक्षक, यानी कि 2 नई योजना लॉन्च की है, जिसमें कि उन्होंने बताया है जैसे कि टाइप क्या है, ये प्री कैलकुलेटेड रेकरिंग डिपॉजिट है, जिसमें कि हर घर लखपति के रूप में बताया गया है। ठीक है, चलिए 78 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 78 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यहाँ पे कुछ आप देख सकते हैं, टेन्योर बताया गया 12 मंथ्स का है, 1 ईयर का है, पेट्रोनस स्कीम है, फिर उसमें टर्म डिपॉजिट दिया गया है सीनियर सिटीजन के लिए। ठीक है, फॉर 10 ईयर अबव 1 ईयर 6.80 इंटरेस्ट रेट रहेगा, और 2 साल का अगर रहेगा तो 7%, अगर 3 से 5 साल का रहेगा तो 6.75%, अगर टेन्योर 5 से 10 साल का रहेगा तो 6.5% रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर की 21 अक्टूबर 2024 को आरबीआई ने किन वित्तीय सेवाओं पर ऋण प्रतिबंध हटा दिए हैं। किन वित्तीय सेवा जो होती है उस पर ऋण प्रतिबंध हटा दिया है, वो है आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, 21 अक्टूबर 2024 को आरबीआई ने आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज पे जो ऋण प्रतिबंध होता है वो उन्होंने हटा दिया है। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 79 नंबर। वह किस विभाग के सचिव एम नागराजू ने नई दिल्ली में पुनः डिजाइन किए गए ई नीलामी पोर्टल बैंकनेट का शुभारंभ किया है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वित्तीय सेवा विभाग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वित्तीय सेवा विभाग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पे। निवेशक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए पूंजी बाजार नियामक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, विनिमय जो बोर्ड होता है सेबी होता है, टोटल भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो होता है सेबी ने अपनी निवेशक वेबसाइट और सारथी ऐप पर निःशुल्क उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराए हैं। निवेशक के बारे में योजना बनाने और निर्णय लेने में मदद करने के लिए कितने वित्तीय कैलकुलेटर उपलब्ध हैं। तो जो टोटल कैलकुलेटर है वो टोटल 24 है, यानी कि टोटल 24 वित्तीय कैलकुलेटर, फाइनेंशियल कैलकुलेटर जो है उपलब्ध कराए गए हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि 81 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, वह कहता है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई अपनी भारत बिल पे फॉर बिजनेस सेवा कब शुरू करेगा। यानी कि एनपीसीआई जो है वो अपनी भारत बिल पे फॉर बिजनेस सेवा कब से शुरू करेगा, तो वो करेगा मार्च 2025 से, यानी कि मार्च 2025 से जो है बिल पे फॉर बिजनेस सेवा जो है वो शुरू करेगा भारत। ठीक है, चलिए 82 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में जनवरी 2025 भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने एनलाइटन एंजल एंजल फंड जो होता है, एनलाइटन एंजल फंड जो होता है ईएएफ होता है, उसको वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में कार्य करने की मंजूरी दी है। तो ग्रीन शूज विकल्प सहित फंड का प्रारंभिक लॉन्च कॉर्पस कितने करोड़ रुपए का था। तो जो प्रारंभिक क्या बोलते हैं लॉन्च कॉर्पस जो था वो था हमारा टोटल 200 करोड़ रुपए का, यानी कि कितने करोड़ रुपए का था, वो था 200 करोड़ रुपए का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन करने वाले हैं। तो इस कार्यक्रम का विषय क्या रहने वाला है, तो इस कार्यक्रम का जो विषय रहने वाला है विकसित भारत 2047 के लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण, यानी कि विकसित भारत 2047 का टारगेट लिया गया है कि 2047 तक जो है एक विकसित भारत बनेगा, डेवलप्ड इंडिया बनेगा। ठीक है, उसके लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है उसका क्या बोलते हैं उसका विषय रहने वाला है, सब्जेक्ट रहने वाला है। ठीक है, इसमें यहाँ पे कुछ इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन करने वाले हैं। ठीक है, तो यह कार्यक्रम जो है ग्रामीण भारत की उद्यमशीलता की भावना और सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाता है, जिसका विषय है विकसित भारत 2047 के लिए एक लचीला ग्रामीण भारत का निर्माण। ठीक है, जिसका आदर्श वाक्य क्या है, गांव विकसित तो देश विकसित, यानी कि हर गांव को विकसित करना ही लक्ष्य है। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर गांव विकसित होगा तभी जाकर के देश विकसित होगा। ठीक है, तो 84 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना 2025-26 तक जारी रहेगी। तो जो इस योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, तो इस योजना के लिए 69,515.71 करोड़ यानी 69,515.71 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए 85 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 85 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन डीपीडीपी अधिनियम के मसौदा नियम जारी किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि MEITY द्वारा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी कि डीपीडीपी अधिनियम के मसौदा नियम जारी किए गए। तो माई गॉव पोर्टल के माध्यम से जनता इन नियमों पर कब टिप्पणी कर सकेगी। तो जो माई गवर्नमेंट एक पोर्टल है जिसके माध्यम से जनता जो है इस पोर्टल के माध्यम से ये सब चीज़ों पे यानी कि डीपीडीपी जो है इसके मसौदे के नियम पे कब से टिप्पणी करना शुरू करेगी। यानी कि जो 85 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि कब से टिप्पणी करना शुरू करेगी, यानी कि पोर्टल पे ये अपडेट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फरवरी, यानी 18 फरवरी 2025 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में जनवरी 2025 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में योग और आयुर्वेद को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान की सराहना की है। तो यहाँ पे कहाँ पे की है, उसमें पूछा गया है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में यानी कि किस शहर में मानसिक देखभाल में योग और आयुर्वेद को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान की सराहना की है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बेंगलुरु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका बेंगलुरु जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांटो जब इस महीने के अंत में गणतंत्र दिवस मनाने के लिए भारत आएंगे तो उनके लिए ब्रह्मोस मिसाइलों का अधिग्रहण सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में इंडोनेशिया अब ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली हासिल करने वाला कैवां देश होगा, मतलब कितने नंबर का देश होगा इंडोनेशिया। तो वो होगा हमारा इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3, यानी तीसरे नंबर का देश बन जाएगा इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइल को यूज करने वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, इसमें ये पूछा गया था इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली हासिल करने वाला तीसरा देश हो जाएगा। ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चन कहता है रिपोर्ट के अनुसार असम का बक्सा जिला पूर्वोत्तर में सबसे बड़ी एरी रेशम कताई मिल का घर है। मिल प्रतिदिन कितने किलोग्राम रेशम का उत्पादन कर सकती है। इसमें पूछा गया है कि असम का एक बक्सा जिला है, असम में एक बक्सा जिला है जो कि पूर्वोत्तर में सबसे बड़ी जो एरी रेशम होती है उसकी कताई का मिल घर है। ठीक है, वहाँ पे तो जो मिल है वो प्रतिदिन कितने किलोग्राम रेशम का उत्पादन कर सकती है। तो कितने किलोग्राम रेशम का उत्पादन कर सकती है, वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 450 किलोग्राम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी सरकार 3 से 5 जनवरी तक जामनगर के समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में भारत में पहली बार तटीय और वेडर पक्षी जनगणना करेगी। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ई यानी कि गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि गुजरात सरकार जो है 3 से 5 जनवरी तक जामनगर के समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में भारत में पहली बार तटीय और वेडर पक्षी जनगणना करेगी। ठीक है, चलिए 90 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों सीपीएसई जो होता है और अन्य निवेशों से भारत सरकार को प्राप्त 48,376 करोड़ के लाभांश से चालू वित्त वर्ष के वार्षिक लक्ष्य का कितना प्रतिशत पूरा हुआ है। वो हुआ 86% उसका जो है पूरा हो चुका है। ठीक है, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और अन्य निवेशों से भारत सरकार को प्राप्त 48,376 करोड़ रुपए के लाभांश से चालू वित्त वर्ष के वार्षिक लक्ष्य का 86% जो है वो पूरा हो चुका है। ठीक है, चलिए 91 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन हमारे कहता है कि ब्लू एस्टर कैपिटल और क्रेवाको ग्लोबल की रिपोर्ट क्रिप्टो आउटलुक 2024-25 के अनुसार 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत तक भारत को एक डिजिटल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि स्थापित कर लेना चाहिए। इसमें बोला गया है कि 2026 की शुरुआत तक या 2025 के अंत तक भारत को एक डिजिटल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी बोला DARA की स्थापना कर लेना चाहिए। दुनिया के कितने प्रतिशत क्रिप्टो करेंसी डेवलपर्स भारत से हैं। इसमें पूछा गया है कि पूरी दुनिया के कितने प्रतिशत क्रिप्टो करेंसी डेवलपर्स भारत से हैं। वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 11.8% जो डेवलपर्स हैं वो भारत से हैं। क्रिप्टो करेंसी जो डेवलपर्स हैं वो 11.8% डेवलपर्स भारत से हैं। ठीक है,
तो DARA जो है ये डिजिटल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है स्थापित कर लेनी चाहिए इंडिया को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये। ठीक है। चलिए, और 92 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में नोमुरा ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत से संशोधित कर 6.7% कर दिया है। इसका ऑप्शन नंबर बी यानी 6.9% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, 93 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय यानी कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की लीड्स विभिन्न राज्यों में रसद सुगमता 2024 की रिपोर्ट के अनुसार निर्यात और आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि यूनियन टेरिटरीज को रसद में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। यानी कि जो लीड्स की स्थापना होगी वो किस वर्ष की गई थी, यानी वाणिज्य एवं जो उद्योग मंत्रालय है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो किस वर्ष की गई थी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2018 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। लीड्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 2018 में की गई थी। ठीक है। चलिए, 94 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 94 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, वो कहता है कि किस राज्य के 27वें राज्यपाल यानी किस राज्य के 27वें राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति ने राजभवन में एक समारोह के दौरान शपथ ली थी। तो किस राज्य के 27वें राज्यपाल थे, तो वो थे ऑप्शन ए यानी कि उड़ीसा के 27वें राज्यपाल थे। तो 27वें राज्यपाल के रूप में किन्होंने शपथ ली थी, तो हरिबाबू कंभमपति ने राजभवन में आयोजित एक समारोह में उड़ीसा के 27वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। ठीक है। चलिए, 95 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन पे, तो वह चेन्नई स्थित बेडटेक कंपनी मैट्रिमोनी.com ने यानी कि जो वेडिंग टेक्नोलॉजी का जो आधारित जो कंपनी है मैट्रिमोनी.com ने अपनी समुदाय आधारित विवाह सेवाओं के उपयोग को बढ़ाने के प्रयास में किनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। जो मैट्रिमोनी.com है उन्होंने किस समुदाय आधारित विवाह सेवाओं के उपयोग को बढ़ाने के प्रयास में किनको, कौन से ऐसे एक्टर हैं जिनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है, तो वह है ऑप्शन बी यानी कि अनिल कपूर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, 96 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस बीमा कंपनी ने अमित गनोरकर को अपना नया CEO और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। किस बीमा कंपनी ने अमित गनोरकर को अपना नया CEO और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, वो है टाटा AIG यानी टाटा AIG जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, उन्होंने अपनी जो टाटा AI जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी उसकी जो नया CEO है और डायरेक्टर जो है उनको अमित गनोरकर को बनाया गया है। ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, 97 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है कि RBI ने 6 जनवरी 2025 से कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक और नेशनल कोऑपरेटिव बैंक के विलय को अधिकृत कर दिया है। तो कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक नेशनल कोऑपरेटिव बैंक की कितनी शाखाओं का अधिग्रहण करेगा, तो कितनी शाखाओं का ग्रहण करेगा, तो ये 13 शाखाओं का ग्रहण करेगा। ठीक है। तो 13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन पे, तो 98 नंबर क्वेश्चन कहता है खरीदार की रुचि के आधार पर आधुनिक गैर बैंक ऋणदाता भारत पे यानी जो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB जो होता है उसमें अपनी हिस्सेदारी को 10% से 25% हिस्सा बेचने का इरादा रखता है। वर्तमान में यूनिटी SFB में भारत पे की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है, तो वो है 49% हिस्सेदारी है। ठीक है। यानी भारत पे की यूनिटी SFB में 49% की हिस्सेदारी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, 99 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 99 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि क्लाउड नेटिव अनुप्रयोगों के लिए स्नैपड्रैगन डिजिटल चेसिस मॉडल के वर्चुअल मॉडल बनाने के लिए एक कौन सी कंपनी क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज के साथ सहयोग करती है। तो क्वालकॉम टेक्नोलॉजी के साथ कौन सी कंपनी सहयोग करती है, वो है ऑप्शन नंबर सी टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी जो है वो उसके स्नैपड्रैगन जो मॉडल होता है डिजिटल चेसिस मॉडल के वर्चुअल मॉडल बनाने के लिए, तो टाटा एलेक्सी जो है क्वालकॉम टेक्नोलॉजी के साथ सहयोग करती है। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, 100 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का इस वीडियो का। तो यह किस IIT शोधकर्ताओं ने ऐसे बैक्टीरिया की खोज की है जो हानिकारक मृदा प्रदूषकों को तोड़ सकता है और उपोत्पाद के रूप में लाभकारी पोषक तत्व पैदा कर सकता है।
तो ऑप्शन नंबर बी इसका आईआईटी बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें बोला गया है कि किस आईआईटी शोधकर्ताओं ने ऐसी बैक्टीरिया की खोज की है, तो आईआईटी बॉम्बे की जो शोधकर्ता हैं उन्होंने एक ऐसी बैक्टीरिया की खोज की है जो हानिकारक मृदा प्रदूषकों को तोड़ सकता है और उपोत्पाद के रूप में लाभकारी पोषक तत्व प्रदान कर सकता है, यानी कि पैदा कर सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आईआईटी बॉम्बे। चलिए, तो आज के इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन था ये। 100 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में मैंने कवर अप किया है। तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को अपना प्यार दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, अगर आपको इस वीडियो में किसी भी प्रकार की अपडेट चाहिए या किसी प्रकार का सुधार चाहिए, तो आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इस वीडियो में क्या सुधार मैं कर पाऊँ, ताकि मैंने नेक्स्ट वीडियो को आपके लिए और बेहतर बना सकूँ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।